Take action, seize the moment. Man was never intended to become an oyster. एक्शन लीजिए, इस पल को अपना लीजिए। इंसान कभी भी एक कुछ भी ना करने वाले सीप की तरह बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से CSE में। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें कुछ मेजर टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है द बिग बैंग थ्योरी, सोलर सिस्टम, सौरमंडल और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, और साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसका किस तरह से निर्माण हुआ शुरुआती अवस्था में। द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत लगभग 1920 के आसपास एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए, पहले ये माना जाता था कि जो भी मैटर है, पदार्थ है, न कि सिर्फ धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, वो एक ही जगह पे स्टेडी स्टेट में है। एक बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी थी कि ये सभी अपनी अपनी जगह पर पहले से हैं, लेकिन एडविन हबल ने 1920 में इसके कुछ प्रमाण दिए कि एक ऐसा इवेंट हुआ जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग इवेंट, जहाँ से जो एकाकी एक छोटा सा गोला था जिसकी इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट प्रेशर था, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, इसीलिए इसे बिग बैंग नाम दिया गया। उस एक्सप्लोजन की वजह से सिर्फ कुछ सेकंड में ही इस तरह से कई सारे टुकड़े बट गए। अब इस जो भीषण विस्फोट की वजह से जो वॉल्यूम यानी कि आयतन बहुत कम था और जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, ऐसा एक छोटा सा गोलक जिसका तापमान बहुत ज़्यादा था, अनंत जिसे हम कहते हैं, उसमें विस्फोट की वजह से फिर विस्तार का निर्माण हुआ। विस्तार होना यानी कि एक्सपांशन शुरू हुआ। अब इस प्रक्रिया का जो विस्तार की जो शुरुआत है, जो इस बिग बैंग की शुरुआत है, वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई, और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। इस कारण बहुत सारे ऊर्जा में, पदार्थ में परिवर्तन हुआ। बहुत सारे विस्फोट के बाद एक सेकंड के ही कुछ हिस्से में ही सबसे ज़्यादा जो एक्सपांशन होना था वो हो गया, और लगभग पहले जो 3 मिनट थे, शुरुआती 3 मिनट, उसी में परमाणुओं का यानी कि एटम, इसका निर्माण हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बिग बैंग से लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान गिरना शुरू हुआ। फिर तापमान गिरते, क्योंकि पहले अनंत तापमान था, फिर इसे जब गिरना शुरू हुआ तो ब्रह्मांड धीरे धीरे पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, जब ब्रह्मांड एक्सपांड होता गया, अब हम लगभग इस पोजीशन पर आ गए, तो यहाँ पर फिर कुछ गैलेक्सीज का निर्माण होना शुरू हुआ। गैलेक्सी जिन्हें हम आकाश गंगा भी कहते हैं। इन आकाश गंगाओं में अनंत अनंत तारे होते हैं। तो एवरी गैलेक्सी विल हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स। शायद गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी की अपने आप की दूरी ही, जो कई सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स जो होंगे, अनंत तारे जो होंगे, उनकी दूरी अपने आप में कई सारे प्रकाश वर्ष, जैसे 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर भी कहते हैं अंग्रेजी में, उतनी इनकी दूरी होती है। और प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, ये कोई समय की दूरी नहीं है, समय का माप नहीं है, ये है डिस्टेंस का मेजरमेंट है ये। ठीक, वैसे आपको पता होगा, लेकिन अब फिर भी कुछ अगर बेसिक्स को रिवाइज कर ले तो अच्छा होता है। तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती गई, एक्सपांशन होता गया, विस्तार होता गया, इसको एक एग्जांपल से भी बताया गया है कि अगर आप एक गुब्बारे के ऊपर कुछ पॉइंट्स, कुछ डॉट्स लगा दें और फिर उसे फुलाना शुरू करें, तो वो जिस तरह से फूलता जाएगा और वो डॉट्स जिस तरह से दूर होते जाएंगे, कुछ उसी तरह से ब्रह्मांड में सारी गैलेक्सीज़ और सारे जो मैटर है,
वो दूर होता जा रहा है, वो एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है, अब इन गैलेक्सीज में और इन तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब गैलेक्सी से तारे बन गए तो अगेन ये सारी जो मैटर था, जो पहले सब दूर दूर, ज़्यादातर पहले हीलियम और हाइड्रोजन ही था, तो ये जो दूर दूर थे और बहुत सारा मैटर जो दूर दूर था, वो फिर धीरे धीरे कंडेंस होने लगा। इस कंडेंसेशन की प्रक्रिया में वो सब पास में आते गए। जैसे जैसे पास में आते गए तो उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व बढ़ता गया। घनत्व बढ़ता गया तो वहाँ पर तारों के निर्माण के आसपास एक डिस्क सी बन गई। सारे जो मैटर फैला हुआ था, जैसे मान लीजिए ये तारा है हमारा सन मान लीजिए, तो इसके आसपास एक ऐसी डिस्क सी बन गई जिसमें बहुत सारा मैटर इधर उधर फैला हुआ था। फिर ये जो मैटर यानी ये पदार्थ है, ये इकट्ठा होता गया एक दूसरे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और होते 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 इतना ये डेंस हो गया कि कुछ प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अब ये प्लैनेट्स पहले तो जो हम प्लैनेट्स को अभी जानते हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं थे। इन छोटे छोटे प्लैनेट्स को फिर और भी इनका गुरुत्वाकर्षण की वजह से और भी ये बढ़ता गया और फिर कुछ बड़े प्लैनेट्स बने। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स में जो पहले 4 हैं, कौन कौन से? तो हमारे सोलर सिस्टम के जो पहले 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। और जो नेक्स्ट 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें जोवियन कहा जाता है। देखिए, जोवियन का अर्थ यह है कि जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती, जुपिटर की तरह, जिनका नेचर, जिनकी प्रकृति जुपिटर की तरह, वो जोवियन कहलाते हैं। मतलब कि इनकी डेंसिटी बहुत कम है। टेरेस्ट्रियल वो है पार्थिव, जिनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है जोवियन के मुकाबले। ठीक, अब इन सभी ग्रहों का निर्माण कब हुआ? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, और सबका एक साथ माना जाता है। कुछ समय पहले तक प्लूटो को भी प्लैनेट का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब नहीं है, हम सभी ये जानते हैं। अब इनमें से कुछ सारे प्लैनेट्स के अपने अपने मून भी हैं, यानी कि चंद्रमा। अगर अब पृथ्वी के चंद्रमा की बात करें तो बहुत सारी थियरीज़ हैं। कुछ थियरीज़ कहती हैं कि ये पहले एक डम्बल शेप का था हमारा जो पृथ्वी है, और उसमें से ही फिर चंद्रमा अलग हो गया। और कुछ थियरी जो ज़्यादा मान्य थियरी है, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस पे एक बहुत बड़ा, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो इसके ऊपर एक लगभग मार्स के आकार का एक उल्कापिंड आकर गिरा इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसका कुछ हिस्सा टूट के अलग हो गया और वो बन गया हमारा मून यानी कि चंद्रमा। इसके बाद में हम पृथ्वी के उद्भव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में पृथ्वी जो है वो चट्टानी, गर्म और वीरान जगह थी। यहाँ पर कुछ भी, जैसा हम आज की पृथ्वी को जानते हैं वैसा कुछ भी नहीं था, और पूरा का पूरा हाइड्रोजन से भरा हुआ इसका वायुमंडल था। हाइड्रोजन एंड हीलियम, इससे भरा हुआ वायुमंडल था। तो नेचुरल है कि इस पर लाइफ तो पॉसिबल थी नहीं। फिर ऐसी कुछ घटनाएं ज़रूर हुई जिससे कि चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई, जहाँ पे पानी आ गया, जो कि जीवन के लिए अनुकूल वातावरण आ गया। ये सब हुआ लगभग 460 करोड़ साल पहले। पृथ्वी की संरचना जो है वो है परतदार यानी कि लेयर बाय लेयर है। और अगर हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के एक्सट्रीम एंड से देखें तो ये अगर एक सेकेंड, ओके, तो ये हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए ये है वायुमंडल। तो हम जब यहाँ से शुरू करें और पृथ्वी का ये है कोर,
अभी हम पढ़ेंगे इसको बाद में। यहाँ से शुरू करें तो धीरे धीरे इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, एक परत की तरह है। घनत्व डेंसिटी जो है वो सबसे कम यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, इसी के साथ अब हम थोड़ा सा पृथ्वी की जो सतह है लिथोस्फीयर उसको देख लेते हैं कि लिथोस्फीयर का कैसे निर्माण हुआ। देखिए, लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थलमंडल। तो बहुत सारे जो दूसरे पिंड हैं, खगोलीय पिंड, उनसे ये स्टडी की गई है कि किस तरह, ज़्यादातर वैसे तो पिंड एक जैसे ही होते हैं, घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से ही बने होते हैं। तो उसके अध्ययन से हमें पता पड़ता है कि ये ग्रहाणु है जो ये कैसे इकट्ठा होने से ग्रह बनते हैं। और पृथ्वी की संरचना भी कुछ इसी तरह से हुई है रचना। पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल था, वो जिम्मेदार था इन इकट्ठा होते हुए पिंडों को पदार्थ के रूप में प्रभावित करने के लिए। ठीक है, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट निकली। और फिर जब ये क्रिया जारी रही, ये प्रोसेस चलती रही, तो इस एक्सट्रीम हीट की वजह से सब पिघलना शुरू हुआ, सारे पदार्थ, सारा मैटर गलना पिघलना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे मैटर डिज़ोल्व या मेल्ट होता रहा, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद आंशिक रूप से ये द्रव अवस्था, यानी कि थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आ गई। ओके, अभी हम जब इसका अलग अलग अर्थ का जो अलग अलग जो क्रस्ट, मेंटल और स्ट्रक्चर है कोर का, वो जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी आगे के स्लाइड्स में वो आने वाला है। मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल, हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ अभी। तो जैसे जैसे डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हिस्से इस तरह से अलग होते गए, अलग अलग हिस्से बन गए। इनफैक्ट जो ज़्यादा डेंस था, ज़्यादा घनत्व जिसका ज़्यादा था, वो अंदर की तरफ जाता गया वो पदार्थ, और जिसका घनत्व कम था वो बाहर की तरफ। तो ये इसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन की प्रक्रिया। ये विभेदन की प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदार है जो भी अभी संरचना है पृथ्वी की उसके लिए। इसके बाद एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की जो विकास है वो कैसे हुआ। तो वायुमंडल में शुरू में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा थी। पर ये ऑक्सीजन का जो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है आज का हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो भी विकास जिस तरह से भी हुआ है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस मेन रिस्पॉन्सिबल है, मेन जिम्मेदार है। तो प्रारंभिक वायुमंडल में जिस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, वो सौर पवन उसके कारण पृथ्वी से दूर हो गया। बल्कि सिर्फ पृथ्वी नहीं, बाकी सारे जो भी आसपास के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी से भी ये स्टार्टिंग का जो वायुमंडल था, इनिशियल एटमॉस्फेयर, ये दूर हो गया। ये थी फर्स्ट स्टेज। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, विभेदन होता गया, जैसे मैंने बताया डिफरेंशिएशन वो होता गया, तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसेस निकली। डिफरेंशिएशन की वजह से बहुत सारी गैसेस निकलना शुरू हुई। इन गैसेस में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी कि जलवाष्प, ये निकलना शुरू हुई। परंतु इसमें अभी भी ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, जो इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन है वो ज़्यादा नहीं था। फिर लगातार विस्फोट होते गए और बारिश हुई, बारिश से फिर कार्बन डाइऑक्साइड घुलती गई, वो घुलते घुलते फिर और ठंडा हुआ, फिर और बारिश हुई। तो इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारे गड्ढे टाइप के थे वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया, और वहाँ पर हमें महासागर, यानी पानी सारे इकट्ठा होते होते वहाँ पे बन गए महासागर, यानी कि ओशियन। और धीरे धीरे ये ओशियन जो है, इनसे फिर अगेन फोटोसिंथेसिस उन्होंने बढ़ाया, तो फिर अगेन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। तो ये पूरी साइकिल ही जिम्मेदार है आज के हमारे एटमॉस्फेयर के जो भी स्टेट है उसके लिए। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह से हुआ। अब हम थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे, यानी भूगर्भ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे।
इसके कुछ प्रत्यक्ष स्रोत यानी कि डायरेक्ट सोर्सेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं जिन्हें हम अगली स्लाइड में देखेंगे। प्रत्यक्ष सोर्सेस क्या क्या हैं? चट्टान यानी रॉक्स की जब हम इसके ऊपर जो भी स्टडी करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर जो भी टेस्ट्स करते हैं, उससे पता कर सकते हैं। दूसरा है हमारा एक डायरेक्ट सोर्स, वो है ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन, जिससे आता है लावा या मैग्मा बाहर। जब उसकी स्टडी की जाती है तो उससे भी हमें इस इंटरनल कोर में या फिर अंदरूनी रूप से किस तरह से यह धरती भूगर्भ की जानकारी मिलती है। इस डायरेक्ट सोर्स के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि हम लोग धरती के बहुत ही गहराई तक खोद कर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या, किस तरह के मटेरियल, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी तक एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें अभी तक लगभग 12 किलोमीटर अंदर तक खुदाई की जा चुकी है। अब देखिए इसकी एक लिमिटेशन है, अंदर तक जाना अभी तक तो जा नहीं पाए और ये जाना नामुमकिन के तरह भी है। इतना ज़्यादा हीट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तापमान और दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर बहुत मुश्किल है ये सब करना। ओके, तो ज्वालामुखी के जो उद्गार है उससे हमारी प्रत्यक्ष जानकारी जब मिलती है तो इसी के साथ साथ कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस, जैसे कि डेंसिटी यानी कि घनत्व की जो स्टडी की जाती है। दूसरा है जो उल्कापिंड बाहर से आते हैं, हालांकि उल्कापिंड धरती का या पृथ्वी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी स्टडी से हमें किस तरह से ग्रहों का स्ट्रक्चर होता है वो समझने में आसानी होती है। और क्योंकि ये इनके जो पदार्थ हैं वो सिमिलर, एक जैसे ठोस पिंड से बने होते हैं, इसीलिए उल्कापिंड की स्टडी से बहुत सारे हमें हिंट मिलते हैं पृथ्वी की किस तरह से बनावट है उसको जानने के लिए। तो इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक बनावट के लिए एक उल्कापिंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे अप्रत्यक्ष सोर्सेस कह सकते हैं हम लोग, वो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन की स्टडी। पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगह पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो अलग अलग है। अब वो क्यों है, जब उसकी स्टडी की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, तो फिर हमें फिर से पृथ्वी के अंदर की बनावट का पता चलता है। इसी के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, आप ये बताइए, शायद आपको पता भी होगा कि पोल्स पर और इक्वेटर पर, ये इक्वेटर है, पोल्स पर और इक्वेटर पर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन की जो वैल्यू वो अलग अलग होती है। जैसे ये पोल्स जो हैं वो सेंटर से ज़्यादा पास में है कोर से, तो ध्रुवों पर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है और भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा कम होता है, इसकी दूरी ज़्यादा है यहाँ से। जियोइड शेप मैंने बताया था पिछली बार, तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ओके, इसे हम ग्रेविटी एनोमली भी कहते हैं यानी गुरुत्व विसंगति। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो स्टडी की जाती है उससे भी पता पड़ता है हमें थोड़ा थोड़ा। फिर कुछ भूकंपी तरंगें यानी कि सीज्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक रिलेटेड जो भी इवेंट होते हैं उन सब की स्टडी से भी हमें, वो भी हमारे एक इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं ये जानने के लिए कि अंदर से पृथ्वी आखिर बनी कैसी है। इस सब स्टडी से हमें पता पड़ा है कि जो ऊपरी सतह, आउटर लेयर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर यानी कि महाद्वीप के ऊपर, उसमें ज़्यादातर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। जो मैंटल और ओशनिक क्रस्ट है वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, यानी कि क्रस्ट आप कहते हैं भूपर्पटी को, ओशनिक मतलब समुद्रिक, तो वहाँ पर सिलिकॉन मैग्नीशियम ज़्यादा है। और जो कोर है यानी कि क्रोड, वहाँ पर निकल और फेरस ये सबसे ज़्यादा, जो कि काफ़ी भारी है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी मुकाबले यहाँ के। यही तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो भूकंपी तरंगे यानी कि सीज्मिक वेव्स। ये वेव्स, देखिए वेव्स क्या है, एनर्जी की तरह। ये एनर्जी की वजह से जब एनर्जी रिलीज होती है तो फिर वेव्स क्रिएट होती है, चाहे वो भूकंप की वेव हो या चाहे वो समुद्र की वेव हो। तो ये सब है मैकेनिकल वेव्स, यानी कि इन्हें कोई माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इस माध्यम के साथ साथ इनका बिहेवियर यानी कि इनका स्वभाव भी बदलता जाता है। कौन सी दो इंपॉर्टेंट वेव्स हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। इसके साथ एक सरफेस वेव्स भी होती हैं
जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन वो क्योंकि सेकेंडरी वो बाद में बनती हैं, तो इसीलिए ये दो वेव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस वेव्स जो सिर्फ ठोस और गैस यानी कि सॉलिड और गैशियस मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती है, जबकि पी वेव्स जो होती हैं वो होती हैं तीनों मीडियम यानी कि तीनों के तीनों माध्यम, ठोस तरल गैस कैसा भी माध्यम हो वो सभी में ट्रैवल कर सकती है। ओके, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी में कंपन यानी कि भूकंप आखिर होता ही क्यों है। देखिए, जहाँ पे भी फॉल्ट लाइन्स होती है, हमें ये पता है कि क्रस्ट यानी कि जो ऊपरी भूपर्पटी है उसी में सारे के सारे जो सीज़मिक एक्टिविटी है वो होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, तो इन फॉल्ट लाइन्स में जब भी कोई भ्रंश पैदा होता है, इन भ्रंश में जब भी कोई ऊर्जा निकलती है, फॉल्ट लाइन्स और भ्रंश एक ही है, सॉरी, तो क्या होता है कि ऊपर के शैलखंड वो दबाव डालना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उनमें परस्पर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन शुरू होता है, तो एक अपनी प्रवृत्ति के कारण एक समय पर ये फ्रिक्शन का प्रभाव यानी कि घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, और जिनसे ये शैलखंड अलग अलग विपरीत दिशा में विकृत हो जाते हैं, और ये अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरकते हैं, तो इनके परिणाम स्वरूप निकलती है ऊर्जा, और यही ऊर्जा ट्रैवल करती है सरफेस तक। अब जहाँ पर ये होता है, ये फॉल्ट लाइन यानी कि भ्रंश का जो इवेंट जहाँ पर होता है उसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, या इसे केंद्र या फोकस अवकेंद्र भी कहा जाता है। और यहाँ से जैसे मान लीजिए ये है हाइपोसेंटर, इससे ठीक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऊपर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर होता है एपिसेंटर, जो आपने न्यूज़ में भी कई बार सुना होगा कि किसी भी भूकंप का या अर्थक्वेक का एक एपिसेंटर होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र, इससे ठीक 90 डिग्री ऊपर। फिर यहाँ से और ये वेव्स ट्रैवल करना शुरू होती हैं, और फिर सरफेस वेव्स बन के बहुत सारा जो भी नुकसान होता है वो इन सब इन्हीं कारण से होता है। ओके, अर्थक्वेक यानी भूकंप के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा स्पेसिफिक इस टॉपिक के लिए डिटेल में, तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें समझ में आ गया है या फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, ये मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो एस वेव जो हमने पढ़ी उसका प्रोपगेशन किस तरह से माध्यम में आगे आगे चलती है, ये हम इसमें देख सकते हैं। देखिए, यहाँ है बीच में कोर, इनर कोर और आउटर कोर, फिर बाहर है मेंटल। देखिए, जब वैज्ञानिकों ने भूकंपों का अध्ययन किया तो अलग अलग वेव्स का अध्ययन किया कि एस वेव्स किस किस जगह पर रिकॉर्ड नहीं होती, जो इसका छाया क्षेत्र है यानी कि शेडो जोन, और पी वेव जो हम आगे देखेंगे वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड नहीं होती है, उसका छाया क्षेत्र या शेडो जोन क्या होता है। तो इससे उन्होंने पता किया कि जो आउटर कोर ये लिक्विड होने की वजह से, और एस वेव्स की जो एक प्रॉपर्टी है कि ये लिक्विड से पास नहीं होती, ये सिर्फ सॉलिड या गैशियस मीडियम से ही प्रोपगेट हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, यानी कि ठोस या गैस होगा तभी आगे बढ़ेगी, अगर तरल होगा तो ये नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए इसका छाया क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, लगभग 40% भाग पे इसका छाया क्षेत्र या शेडो जोन होता है एस वेव्स का। अगर आपको ये देखिए 105 डिग्री लगभग, अगर आपको किसी भी अर्थक्वेक का एक एपिसेंटर पता हो तो आप उसका छाया क्षेत्र खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आया पी वेव्स। तो पी वेव्स का जो प्रोपगेशन है, जो ये आगे बढ़ती है जिस तरह से, ये देखिए मान लीजिए ये इसका एपिसेंटर है, तो यहाँ से ये तीनों लिक्विड में तीनों मीडियम में जा सकती है। सबसे पहले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैसीय, तीनों माध्यम में ये ट्रैवल कर सकती है। तो जैसे ये यहाँ से सीधी आई और जैसे ही तरल उसमें आती है आउटर कोर में, तो रिफ्रैक्शन हो जाता है इसका थोड़ा सा, फिर वापस से ये सॉलिड मीडियम में आके ठोस में आकर इस तरह से फैल जाती है या प्रोपगेट होती है। अब इसका जो छाया क्षेत्र है वो एस वेव्स के मुकाबले बहुत कम है, ये 103 से 143 डिग्री 143 डिग्री तक ही है। और देखिए, क्योंकि भूकंप क्या है, वो तरंगे हैं,
तो वो जैसे जैसे जिस भी मीडियम से ट्रैवल करेंगी, सॉलिड से, तो सॉलिड या फिर क्रस्ट से या फिर कोर से, तो फिर वो उसमें कहीं पे उभार और कहीं पे गर्त बनाएंगी, यानी कि कहीं पे क्रस्ट और कहीं पे ट्रफ बनाएंगी, जिनसे इसमें इसके जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आ जाता है, यानी कि उसके आयतन में बदलाव आता है। और धरातलीय तरंगे जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी मानी जाती है, क्योंकि उसी से सारा हम इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी हमारे बिल्डिंग में नुकसान होते हैं या और भी दूसरी चीज़ें, डैम्स में कई बार नुकसान हो जाता है, वो सब सरफेस वेव्स की वजह से होता है, यानी कि धरातलीय तरंगों की वजह से। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड किए गए हैं शैडो जोन है या फिर कहाँ पर इस पॉइंट पे मान लीजिए इस अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया है जबकि इस पॉइंट पे नहीं किया गया, तो ये कैसे किए हैं? ये इसके कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, अलग अलग स्केल्स हैं। तो ये रिक्टर स्केल अगर हम पहले देखें तो ये होती है तीव्रता नापने की, मैग्नीट्यूड वाली स्केल है ये, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं 0 से 10 तक। सबसे ज़्यादा आपने पेपर में भी कई बार पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा इसी स्केल का यूज़ किया जाता है। दूसरी जो स्केल होती है वो है मर्कौली स्केल, जिसे इंटेंसिटी यानी कि आघात, यानी कि विजिबल डैमेज कितना हुआ है, किस तरह से बिल्डिंग टूटी है या फिर दूसरा जो भी नुकसान हुआ है, उसके ऊपर इसकी तीव्रता को मापा जाता है या उसे कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। तो आपने शायद रिक्टर स्केल तो कई बार पढ़ा होगा, कई बार 5 डिग्री, 6 रिक्टर स्केल पे, 8 रिक्टर स्केल पर जब भी भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर वो महासागर में आ जाए तो क्या होता है? सुनामी। शायद इंडियन ओशन सुनामी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की संरचना। 3 मेजर इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। हम पहले पॉइंट में देखेंगे क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर, यानी भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अब इसमें जो सबसे ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग जो हम देखें, जो ठोस भाग है, उसे हम कहते हैं भूपर्पटी, जो बहुत ही ब्रिटल है, यानी कि भंगुर है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। और इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। अब महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस हिस्से में, जबकि यहाँ पर महाद्वीपों के ऊपर ज़्यादा है। महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट पर ये 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, थिकनेस है। और जो मुख्य पर्वतीय श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए अपना हिमालय के ऊपर ये 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है क्रस्ट की। और जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है, यानी कि भूपर्पटी, और सबसे ऊपर जो ठोस मेंटल है, इन दोनों को मिलाकर बनता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। इन दोनों को मिला के इसके बाद में आता है एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, फिर कोर वाला हिस्सा आ जाता है जो कि द्रव वाला है, लिक्विड, और अंदर है सॉलिड ठोस कोर, इनर कोर और आउटर कोर। तो भूपर्पटी क्या है? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट, ओशनिक क्रस्ट थिन, कॉन्टिनेंटल थिक, यानी सामुद्रिक भूपर्पटी पतली है और कॉन्टिनेंटल मोटी। हिमालय में लगभग 70 किलोमीटर थिक, और डेंसिटी इसकी होती है, घनत्व 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगभग। एग्जाम्पल है इसका बेसाल्टिक जो चट्टाने हैं या लवा है, वो भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है द मेंटल जो है भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग, ये हो गया अपना शुरू का, ये हो गया क्रस्ट, इसके नीचे का भाग ये कहलाता है मेंटल। और ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब इसमें भी इसका जो ऊपरी सतह है उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जहाँ से सारा मैग्मा निकलता है, इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। एस्थेनो शब्द का अर्थ ही है दुर्बल। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर तक है और यहाँ से सारा मैग्मा या लावा निकलता है, यही इसका मुख्य स्रोत है। और क्रस्ट और अपर मेंटल, जैसा मैंने कहा कि इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी डेंसिटी यानी कि
इसकी घनत्व जो है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो लोअर मेंटल है वो है थोड़ा सा सॉलिड। तो ये मेटल को मैंने 2 पार्ट में काट दिया, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल, तो ये ज़्यादा सॉलिड है। तो जैसा कि पहले भी बताया है, क्रोड का या फिर कोर का हमें पता कैसे चला? वो पता पड़ा हमें भूकंपी तरंगों के अध्ययन से। ये आउटर, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। ये सब कहाँ पर है? लगभग 2900 किलोमीटर के अंदर, नीचे अंदर इसकी स्थिति है। आउटर कोर है वो है तरल अवस्था में, इनर कोर है सॉलिड अवस्था में, यानी कि बाह्य क्रोड तरल और इनर क्रोड वो है ठोस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें ज़्यादातर पाया जाता है निकल प्लस फेरस, यानी कि निकल और लोहा, और इसकी डेंसिटी घनत्व है 5 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी वेरी होती है, जो आउटसाइड है, जो बाह्य वाला हिस्सा है वहाँ पे कम, और जो एकदम अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा डेंसिटी पूरे पृथ्वी पर, जहाँ पर भी पाई जाती है। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए, और कुछ अगर आपको सजेशन है आपके पास तो वो दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी और उससे बने हुए लैंडफॉर्म, स्थलाकृतियाँ। ओके, सी यू देन।